सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, अभी जब इस पूरे दौरे को मैं स्टडी कर रहा था और बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, क्या चाइना अब अमेरिका पर, चाहे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की बात रही हो, बिजनेस की बात रही हो, कारोबार की बात रही हो, इंटरनेशनल इम्पैक्ट की बात रही हो, क्या चाइना अब अमेरिका के सामने 20 होता दिख रहा है, या सिर्फ ये हमें लग रहा है क्योंकि हमने हमेशा अमेरिका को सुपर पावर देखा है, तो जब कोई देश उसके पर चढ़ाई करता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद अमेरिका दब रहा है? सर धन्यवाद। पहली बात तो ये कि आप देखें कि चीन और अमेरिका दुनिया की न केवल सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं सर, उन दोनों के बाद जो तीसरी अर्थव्यवस्था आपने जिनका जिक्र भी किया वो उनसे 1/3 से भी कम है, चीन से या अमेरिका से। अमेरिका की आज जो जीडीपी है 30 से 32 ट्रिलियन डॉलर है, राइट सर। चीन की 19 या 20 ट्रिलियन डॉलर है। तो कुल मिलाकर दोनों का 1/3 से भी ज्यादा विश्व की जीडीपी इनके पास है। तो इनके राष्ट्राध्यक्षों की जब बातचीत होती है आपस में तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि क्या होगा, और यदि इन दोनों में तनाव रहता है तो उसका खामियाजा जाहिर है कि न केवल उनके आपसी रिश्तों पर होगा बल्कि पूरे विश्व पर उसका प्रभाव होगा। उसके जो सबसे पहले लक्षण हम देख रहे हैं वो लगातार खबरों में है कि चीनी जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं वो फिर से बहुत ही एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की टीम को बहुत कम ही पता होता है कि क्या होने वाला है। मई का जो शिखर सम्मेलन बीजिंग में हुआ उसका जिक्र अभी भी हुआ, उसमें भी ट्रंप ने 3 बार, आपको याद होगा, तारीख बदले थे अपनी मर्जी से, और अभी भी उनकी टीम में तय नहीं हो पा रहा है कि चीनियों के साथ मुद्दा क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, किन बातों पर बात होनी है या नहीं। तो वो लगातार असमंजस एक तरह से बना हुआ है, वो परेशानी का एवज है एक तरह से। और दूसरी बात यह कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सप्ताह या महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप की झल्लाहट जो है वो बहुत तेजी से उभर कर सामने आई है। करीब 40 बार वो कह चुके हैं कि ईरान के साथ संधि होने वाली है, हो गई है, हो रही है, वगैरह वगैरह। और वो झल्लाहट भी मुझे लगता है इन रिश्तों में अपना प्रभाव डालेगी। यहाँ तक चीन का सवाल है, वो अमेरिका एक समय में बहुत तेजी से एक अभियान खड़ा किया था, उसने यूक्रेन का साथ देकर रूस से एक तरह से प्रतिस्पर्धा करने का, वहां से लगभग पीछे हो चुका है। अब यूरोपीय देश अपने आप कुछ वहां यूक्रेन की सहायता में लगे हुए हैं। तो यूक्रेन ईरान दोनों युद्धों में अमेरिका हताश और एक तरह से उनकी सीमाएं लगातार सामने आई हैं। ठीक इसीलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह तय किया है कि जब वो अमेरिका जाएंगे, हालांकि महासभा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का जो सेशन है वो 22 से शुरू हो रहा है अगले महीने, वो उसको संबोधन नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछली बार 2015 में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबोधन किया था यूएन जनरल असेंबली का, महासभा का, तो उन्होंने जाने वाली है। इस वक्त वो अमेरिका को यूक्रेन और ईरान के युद्ध में फंसा देखकर कुछ इस तरह का संबोधन करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो बायलैटरल लेवल पर उसको किस तरह से सुलझाना है उसकी कोशिश कर सकें। पर उसमें ये उनका चुनौती आज ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। वो क्या कहेंगे, बेइजिंग गए तो उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ बीइंग योर फ्रेंड और ये सब कहा, जबकि आपने देखा होगा कि मई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का व्यक्तित्व जो है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ही स्टेबल था उस वक्त। तो क्या यहाँ जो, पर उसमें ये उनका चुनौती आज ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। वो क्या कहेंगे, बेइजिंग गए तो उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ बीइंग योर फ्रेंड और ये सब कहा, जबकि आपने देखा होगा कि मई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का व्यक्तित्व जो है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ही स्टेबल था उस वक्त। तो क्या यहाँ जो दूसरे देश में आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग जाने वाले हैं, वो चाहते हैं कि चीजों को पहले से ही अच्छी तरह से तय किया जाए कि किन मुद्दों पर बात होगी, क्या बातें होंगी। मई में आपको याद होगा उन्होंने एक मिलकर यूएस चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया था, उसकी अभी तक पहली बैठक भी नहीं हो पाई है। तो ये आर्थिक मुद्दे मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे। अब देखें जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जब संवाददाता उनको पूछते हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले हैं, क्या होगा, वो कहते हैं व्हाइट हाउस से बात कीजिए। उनको पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है। मई के शिखर सम्मेलन में भी ठीक वैसा ही हुआ था। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी
वो ज्यादा उसको तय कर रहे थे कि मई में भी जब बीजिंग जाएंगे तो किन बातों पर क्या किया जाएगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी जो टीम है उसमें ही दाएं हाथ को नहीं पता बाएं हाथ क्या करना है, राष्ट्रपति ट्रंप सोशल ट्रूथ पर क्या लिखने वाले हैं। तो ये जो एक छवि पूरे विश्व के सामने जाती है वो ये कि लगातार अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व से पीछे हटता ही हुआ नजर नहीं आ रहा जी। उसकी सीमाएं लगातार नजर आती हुई सामने आ रही हैं। इसलिए चीन अपने आप को प्रतिस्पर्धा में टकराव के नजरिए से आगे नहीं पेश करना चाहता, पर उसकी जो साख है, उसकी जो वर्चस्व है विश्व के स्तर पर, वो साफ नजर आ रहा है कि चीन का धीमे धीमे परोक्ष रूप से वर्चस्व बढ़ रहा है। और इसी के चलते थोड़ा तनाव भी है। अब देखिए, अभी 2-3 दिन पहले पीटर नवोरो जो सलाहकार हैं व्यापार को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। बड़ा दिलचस्प नाम उस रिपोर्ट का है, द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह की सोच रखते हैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो सलाहकार हैं, जो उनके मंत्री हैं। और उसके ही पिछले महीने उन्होंने अपने कई चीनी कंपनियों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाए कि उनका निर्यात नहीं होने देंगे अमेरिका। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये उइगुर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत उन्होंने कई कंपनियों के ऊपर ये रोक लगाई। उसके जवाब में चीन ने भी 7 अमेरिकन कंपनियों पर इस तरह के अंकुश लगा दिए। तो ये अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनकी जो आपस में टकराव है वो मुझे लगता है तय करेगा कि राजनीति या भू राजनीति में इनका आपस में तालमेल कैसा बनेगा। चीन चाहता है कि खुलकर टकराव ना हो, परोक्ष रूप से धीरे धीरे वो अपनी वर्चस्व को बढ़ाता जाए। और इस माहौल में जब राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल हारे हुए नजर आते हैं, चाहे वो ईरान हो या यूक्रेन, और जितने उनके साथी देश आपने जिक्र किया है वो अपना अपना सोच रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के नेतृत्व के ऊपर जो निर्भरता है उसको कैसे कम किया जा सके। यूरोपीय देश हो, दक्षिण एशिया के देश हो, भारत भी उसी तरह से करीब 40 देशों से अपना व्यापार संधि करने में लगा हुआ कर चुका है और भी आगे कर रहा है। तो ये टकराव जो है वो परोक्ष रूप का है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप क्या वो अपनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने की कोशिश करेंगे इस जल्लाहट में, उस शिखर सम्मेलन में, या नहीं, वो तय करेगा कि कितनी समझ साझा हो पाएगी या कितनी नहीं हो पाएगी। ऑलराइट सर, इससे पहले कि मैं नॉट गेटिंग ये ऑडियो, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी मैं आपके पास और फिर मैं एम्बेसडर सिंघल के पास जाऊंगा। भारत के लिहाज से बहुत मुश्किल ये भी है सर कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत बेहतर नहीं है पिछले 1 सालों में अगर देखा जाए, चाहे वो रशिया की वजह से हो, चाहे वो टैरिफ का मसला रहा हो। लेकिन चाइना अभी सितंबर में ब्रिक्स समिट होने वाली है इंडिया में, उसमें बहुत उम्मीद है कि शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन भारत आएँ। ऐसे में क्या भारत को भी अपने जो गेम है उसको सेट करना ज़रूरी है? भारत को भी अपने डिप्लोमेटिक टाई अप्स और अपने बायलैटरल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन को चाइना के साथ दुरुस्त रखना चाहिए बिना इस बात की फिक्र किए कि चाइना और अमेरिका करीब आ रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें भारत की ताकत हैं आज। एक तो ये कि आज भी ईरान की वजह से ऊर्जा के इतने बड़े संकट के सामने भी जो वृद्धि दर भारत का है वो 6% से ऊपर है। दूसरा कि आज कोई भी इस तरह का प्रश्न नहीं है कि राजनीतिक स्थिरता में कोई प्रश्न चिन्ह हमारे यहाँ है। इसलिए निवेश व्यापार में इन दोनों चीज़ों को लेकर आकर्षण होता है भारत का एक तरह से बना हुआ। हाँ, कुछ रिश्तों में खटास है, परेशानी है, टकराव भी है कभी कभी। पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी की जून में G7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी बात हुई थी। बहुत लंबे अंतराल के बाद ये बातचीत हुई थी। तो उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठहराव भारत और अमेरिका के तालमेल बनाने में भी आया, ऐसा नजर आता है। और दूसरी बात, जैसे आपने जिक्र किया कि अगले महीने 12-13-14 सितंबर को जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की काफी हद तक उम्मीद की जा रही है। और वो आते हैं तो चीन से भी एक तरह से कम आपस में तालमेल बनाने में शायद हम आगे बढ़ेंगे। चीन का व्यापार तो भारत के साथ बहुत बड़ा है ही, उसी तरह से भारत का व्यापार अमेरिका के साथ भी है। और लगातार ये आर्थिक जो व्यापार को लेकर तनाव है उसके बावजूद हमारा निर्यात बढ़ा है। तो ये जो लगातार इस तरह से असमंजस में, टकराव में
फिर भी एक तरह से तालमेल बनाकर जो भारत अभी तक चलता रहा है, और उसके साथ साथ लगातार दूसरे जो कई देश हैं उनके साथ लगातार व्यापार बढ़ाने की, निर्यात बढ़ाने की कोशिश में जो व्यापार संधियां हो रही हैं, हुई हैं, जिन पर बातचीत आज चल रही है, वो सब लेकर मुझे लगता है जो ओवरऑल पैकेज है भारत का, वो अपने आप में भारत की क्षमता को